नमस्कार बच्चों, मैं रणजीत सर आप सबों का अपने YouTube चैनल चंदा मामा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर और लैंग्वेज इत्यादि की परिभाषाओं को बेसिक रूप से जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में सर्वप्रथम आता है लैंग्वेज। तो आइए, लैंग्वेज को हिंदी में हम लोग भाषा कहते हैं। लैंग्वेज को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। लैंग्वेज को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। चूंकि भाषा को ही शुद्ध करने के लिए हमें ग्रामर की आवश्यकता होती है। भाषा को शुद्ध करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ग्रामर की आवश्यकता होती है। अगर हम लोगों के पास ग्रामर का ज्ञान नहीं होगा तो राम जाती है और सीता जाता है जैसी गलतियों को हम लोग क्या करेंगे? दोहराएंगे। तो यही ग्रामर हमें सिखाता है कि राम जाता है और सीता जाती है। तो आइए देखते हैं भाषा। तो बार बार भाषा का जो प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो भाषा कहते किसे हैं? लैंग्वेज किसे कहते हैं? तो आइए लैंग्वेज यहाँ पर देखते हैं। लैंग्वेज इज द मीडियम टू एक्सचेंज आवर थॉट्स। एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदली या आदान प्रदान। यानी भाषा हमारे विचारों के, आवर थॉट्स जो होता है, हमारे विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। लैंग्वेज हमारे विचारों के आदान प्रदान का क्या है? माध्यम है। लैंग्वेज हमारे विचारों के आदान प्रदान का क्या है? माध्यम है। जैसे आप देखते हैं कि हमारे मन में तरह तरह की भावनाओं का, विचारों का आगमन होता है। जैसे भोज खाने का, खेलने के लिए जाने का, बारात जाने का, गाड़ी पर चढ़ने का, खिलौना से खेलने का, ये सारे जो भावनाएं होती है वह विचार के रूप में हम दूसरों के सामने प्रकट करते हैं या ग्रहण करते हैं। आइए देखते हैं, भाषा के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, नेपाली, भोजपुरी। तो बच्चों, संस्कृत यहाँ पर है जिसको देव भाषा भी कहा जाता है, और नेपाली जिसको खसकुरा के नाम से भी जाना जाता है, वह नेपाल की राष्ट्र भाषा है। इसके बाद भोजपुरी। भोजपुरी तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से भोजपुरी से वाकिफ होंगे। आजकल तो तरह तरह के हमारे समाज में अश्लील गाने भी भोजपुरी में बहुत सारा सुनने को मिलता है। इसके बाद बच्चों, दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि 2796 कुल भाषाओं की संख्या है। लेकिन अब जो कुल भाषाओं की संख्या है 2796 नहीं रही है। धीरे धीरे बहुत सारी भाषाओं का क्या हो रहा है? विलुप्ति के कगार पर आ गए हैं, और कई सारे तो विलुप्त भी हो गए हैं। अगले हम आगे देखते हैं कि यह लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो बच्चों, लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति लातिन वर्ड लिंगुआ से हुई है। लैंग्वेज वर्ड कम्स फ्रॉम लातिन वर्ड लिंगुआ। कोई अगर आपसे पूछते हैं कि बच्चों लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किससे हुई है, तो बच्चों निश्चित रूप से उसका आप लोग उत्तर देंगे कि शब्द से हुई है? लिंगुआ शब्द से हुई। किस शब्द से हुई है? लिंगुआ शब्द। ये लातिन या लैटिन भाषा के शब्द है। बच्चों, भाषा को अब व्यक्त कैसे करते हैं हम लोग भाषा को? तो बच्चों, दो तरह से सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। एक मुख से बोलकर, जिसको मौखिक स्वरूप कहा जाता है, और एक लिख कर, ये लिखित स्वरूप हुआ। तो बच्चों, लिखित स्वरूप का कई प्रणालियों में लिखित स्वरूपों को व्यक्त किया जाता है। तो जिस प्रणाली में व्यक्त किया जाता है उस प्रणाली को भाषा का के लिए लिपि कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी में मैंने लिखा है संस्कृत किस रूप में है, हिंदी में मैंने यहाँ पर लिखा है हिंदी किस रूप में है। उसी को फिर जैसे यहाँ देखिए भाषा, लैंग्वेज और भाषा दोनों देखिए, एक है रोमन लिपि में और एक है देवनागरी लिपि में। तो इसी तरह बांग्ला के लिए अलग लिपि होते हैं। तो आइए सर्वप्रथम जानते हैं लिपि। लिपि क्या है? तो बच्चों, लिपि को अंग्रेजी में स्क्रिप्ट कहा जाता है। लिपि को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? स्क्रिप्ट कहा जाता है। तो आइए देखते हैं स्क्रिप्ट कहते किसे हैं। तो द राइटिंग सिस्टम। राइटिंग सिस्टम का मतलब होता है लेखन प्रणाली ऑफ अ लैंग्वेज, यानी किसी भाषा की लेखन प्रणाली को हम क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट कहते हैं। इसको मैंने हिंदी में भी लिखने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं इसका मतलब हिंदी में क्या होता है। किसी भाषा के लेखन प्रणाली को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं।
लिपि कहते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम स्क्रिप्ट के कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे रोमन स्क्रिप्ट या रोमन लिपि। तो रोमन लिपि में अंग्रेजी लिखी जाती है। रोमन लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? अंग्रेजी लिखी जाती है। कौन भाषा लिखल जाता है जी? अंग्रेजी लिखल जाता है। जो ABCD बचपन में सीखते थे आप लोग, नहीं अगर ठीक से होता था तो कितनी मार पड़ती थी। इसके बाद देवनागरी लिपि है, जिसमें हिंदी, नेपाली, मराठी आदि भाषाओं को लिखा जाता है। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में, जहाँ से हम लोग अ आ सीखते हैं। तो हम लोग दो लिपि से भली भांति परिचित हैं, एक देवनागरी से और एक रोमन से। रोमन में हम लोग ABCD सीखते हैं और देवनागरी में अ आ सीखते हैं। इसके बाद बच्चों, बहुत सारे आप लोगों के अभिभावक भी पंजाब, दिल्ली इत्यादि जाते हैं। तो पंजाबी लोग जो होते हैं वो प्रायः पंजाबी में बात करते हैं, और पंजाबी भाषा को लिखने के लिए, पंजाबी भाषा को लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। किस लिपि का? गुरुमुखी लिपि का। ये देखिए, गुरुमुखी लिपि में पंजाबी हमने लिखा है, किस तरह लिखा जाता है। इसके बाद आते हैं पर्शियन। इसको हिंदी में फारसी कहा जाता है। फारसी भाषा में उर्दू, फारसी आदि भाषाएं लिखी जाती है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं जो फारसी भाषा की लिपि किस तरह होती है। ये देख लीजिए, आप कहीं पर उर्दू इत्यादि में जब लिखे, थाना आदि भी जाते होंगे तो वहाँ पर उर्दू भाषा में भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह की लिपि इस्तेमाल की जाती है उर्दू और फारसी आदि भाषाओं के लिए। अब यहाँ से बगल में बिहार से ठीक पूरब है पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में बंगला भाषा बोला जाता है। पश्चिम बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगला भाषा बोली जाती है, और बंगला भाषा के लिए बंगला लिपि है। इसके बाद बांग्लादेश में भी बंगला भाषा बोला जाता है, वहाँ की राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रीय भाषा है। इसके बाद देखिए बंगला लिपि में बंगला को ऐसे लिखा जाता है। इसके बाद देखते हैं गुजराती लिपि। जो गुजराती भाषा जो होती है, जहाँ गुजरात राज्य में का जो भाषा है, राज्य भाषा है, वह गुजराती है, जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं। तो देखिए गुजराती लिपि किस तरह से लिखी जाती। गुजराती को हमने गुजराती लिपि में लिखा है, तो गुजराती इस तरह। यह मतलब देवनागरी लिपि से काफ़ी मिलती जुलती लिपि है। इसके बाद आइए तमिल है। तमिल में हमने जो तमिल लिखा, ये देखिए इस तरह। आप अक्सर साउथ फिल्म में थाना इत्यादि का नाम, होटल आदि का नाम इस रूप में, इस लिपि में लिखे हुए आपने देखा होगा। तो बच्चों, अभी हम लोगों ने कई स्क्रिप्ट के बारे में जाना। अब आते हैं जो इस स्क्रिप्ट शब्द की जो उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो आइए बच्चों देखते हैं स्क्रिप्ट शब्द की उत्पत्ति। तो बच्चों, स्क्रिप्ट शब्द की उत्पत्ति जो है लातिन स्क्रिप्टम शब्द से हुई। किस शब्द से हुई है? लातिन भाषा के स्क्रिप्टम शब्द से हुई है। किस भाषा से हुई है? लातिन भाषा के स्क्रिप्टम शब्द से, स्क्रिप्टम शब्द से हुई है। स्क्रिप्ट वर्ड कम्स फ्रॉम लातिन स्क्रिप्टम। समझ गए? तो यहाँ पर आपने स्क्रिप्ट को समझ लिया। इसके बाद आइए यहाँ पर अब आते हैं हम लोग, चूंकि इंग्लिश ग्रामर जानते हैं, पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश किसे कहते हैं, इंग्लिश क्या है। तो बच्चों, इंग्लिश इज अन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। बच्चों, जब दो भिन्न भिन्न भाषा वाले देश, जब दो भिन्न भिन्न भाषी के लोग एक दूसरे से मिलते हैं, तो निश्चित रूप से उन दोनों के बीच जो संवाद का जो माध्यम बनता है वह अंग्रेजी ही होती है। जब दो या दो से अधिक देश आपस में विचार करते हैं, किसी मुद्दों को लेकर जब विचार करते हैं, तो वे अंग्रेजी में ही करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब अंग्रेजी के जो जनक है अंग्रेजी लिटरेचर, व्हाट इज द नेम ऑफ द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी अंग्रेजी साहित्य के जनक। तो आइए देखते हैं जेफरी चौसर। तो अंग्रेजी जो भाषा है, अंग्रेजी जो लिटरेचर है, अंग्रेजी लिटरेचर मतलब साहित्य होता है। लिटरेचर मतलब क्या होता है? साहित्य। तो अंग्रेजी साहित्य के जनक कौन है? जेफरी चौसर महोदय। कौन है? जेफरी चौसर महोदय। यहाँ पर देखिए उनका जो तस्वीर भी है। किसका तस्वीर है ये? किसका तस्वीर?
यहाँ जेफरी चौसर। किसकी तस्वीर है? किसका तस्वीर है ये? जेफरी चौसर। जेफरी चौसर कौन थे? तो अंग्रेजी साहित्य के जनक थे। अंग्रेजी साहित्य के क्या थे? जनक थे। अंग्रेजी साहित्य के जनक कौन थे? जेफरी चौसर। वाह, बहुत अच्छी बात है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम ग्रामर। इंग्लिश सीखने के बाद इंग्लिश ग्रामर में क्या बच जाता है? ग्रामर। आइए ग्रामर देखते हैं। तो ग्रामर कहते किसे हैं? तो द बुक, चूंकि इसको नॉलेज से भी आप डिनोट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको एक किताब के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया, इसलिए मैंने यहाँ पर द बुक दिया है। द बुक which helps us to systematic use of a language is called a grammar। यानी वह पुस्तक which helps, जो सहायता करती है, जो हमारी सहायता करती है, to systematic use यानी व्यवस्थित प्रयोग में, of a language यानी किसी भाषा के व्यवस्थित प्रयोग में जो पुस्तक हमारी क्या करती है? सहायता करती है, उसको क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। आइए हिंदी में देख लेते हैं। वह पुस्तक जो किसी भाषा के व्यवस्थित प्रयोग करने में हमारी सहायता करती है, उसे ग्रामर कहते हैं। ग्रामर किसे कहते हैं बच्चों? वह पुस्तक जो किसी भाषा के व्यवस्थित प्रयोग करने में, वह पुस्तक जो किसके व्यवस्थित प्रयोग करने में? किसी भाषा के व्यवस्थित प्रयोग करने में। व्यवस्थित प्रयोग मतलब जानते हैं? सिस्टम से प्रयोग करना, सही तरीका से प्रयोग करना। जैसे साइकिल के सीट पर बैठ करके आप हैंडल पकड़ते हैं, पैडल पर पैर देते हैं, तो उसको व्यवस्थित ढंग से चलाना कहते हैं। उसी को अगर क्या करेंगे, हैंडल पर पैर दे देंगे और पैडल पर हाथ दे देंगे, तो क्या आप उनको व्यवस्थित रूप से चलाना कहेंगे? कहेंगे आप? नहीं कहेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। तो वही यह पुस्तक जो होती है, ग्रामर जो होती है, तो किसी भाषा को हमें व्यवस्थित रूप से बोलने के लिए प्रेरित करती है और ज्ञान से भरता है। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। हिंदी ग्रामर, तो हिंदी भाषा को सही ढंग से जानने के लिए और बोलने के लिए हमें किस ग्रामर की आवश्यकता होती है? हिंदी ग्रामर की आवश्यकता होती है। अंग्रेजी ग्रामर किस भाषा के लिए है? अंग्रेजी ग्रामर तो अंग्रेजी भाषा के लिए। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश ग्रामर ही पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश ग्रामर। इसके बाद संस्कृत भाषा के लिए कौन से ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग? संस्कृत ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं। इटीसी मतलब इत्यादि होता है, इटीसेट्रा इनका फुल फॉर्म होता है। तो आपने देख लिया इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, संस्कृत ग्रामर, नेपाली ग्रामर, इसी तरह जितनी भी भाषाएं हैं सबके लिए एक न एक क्या है? ग्रामर का निर्धारण किया गया है, जो उस भाषा को सही ढंग से बोलने में हमारी क्या करती है? सहायता करती है। आगे देखते हैं। अब ग्रामर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ग्रामर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो बच्चों, ग्रामर वर्ड कम्स फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक वर्ड ग्रामेटिके, यानी ग्रामर शब्द की जो उत्पत्ति है वह प्राचीन ग्रीक भाषा के ग्रामेटिके शब्द से उत्पन्न हुई है। उसका अर्थ होता है, इट मीन्स यानी इसका अर्थ होता है आर्ट ऑफ लेटर्स, यानी अक्षरों की कला, यानी अक्षरों की कलाकारी। ग्रामेटिके का क्या अर्थ होता है? आर्ट ऑफ लेटर्स। ग्रामेटिका का क्या अर्थ होता है? आर्ट ऑफ लेटर्स। आर्ट ऑफ लेटर्स। नींद आ रही है? नहीं ना? चलिए थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। अभी बच्चों हमने इंग्लिश और ग्रामर दोनों की परिभाषाओं को अलग अलग जान लिया है। अब दोनों को साथ में जान लेते हैं। इंग्लिश ग्रामर क्या है? तो द ग्रामर विच हेल्प्स, यानी वह ग्रामर विच मतलब जो, हेल्प मतलब सहायता करता है, अस यानी हमें, टू सिस्टमेटिक यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी भाषा के व्यवस्थित प्रयोग में जो ग्रामर हमारी सहायता करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं हम लोग? इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। अंग्रेजी भाषा के व्यवस्थित प्रयोग का ज्ञान हमें किस ग्रामर से होगा? हिंदी ग्रामर से होगा कि इंग्लिश ग्रामर से? इंग्लिश ग्रामर से होगा। और हिंदी ग्रामर से किस भाषा का हमें व्यवस्थित ज्ञान होगा? हिंदी भाषा का। ठीक है, तो आइए हिंदी में इसको देखते हैं। वह ग्रामर जो अंग्रेजी भाषा के व्यवस्थित प्रयोग में करने में हमारी सहायता करता है उसे इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। वह ग्रामर, एक बार फिर से देख लेते हैं। वह ग्रामर जो किस भाषा के?
अंग्रेजी भाषा के कैसे प्रयोग में, व्यवस्थित प्रयोग करने में हमारी क्या करती है, क्या करता है, सहायता करता है। उसे क्या कहते हैं, इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे इंग्लिश ग्रामर के जो जनक कौन है। बच्चों, इंग्लिश ग्रामर के जनक, जनक मतलब जन्म देने वाला, किसको फादर कहा जाता है, व्यवस्थित रूप से किसने उसको प्रतिस्थापित किया। तो आइए बच्चों देखते हैं हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इससे पहले आपने इंग्लिश लिटरेचर के जो जनक है जेफरी चौसर के बारे में जाना, अब इंग्लिश ग्रामर के जनक कौन है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो बच्चों ये लिंडले मरे हैं, देखिए यहाँ पर इनके लिंडले मरे महोदय का ये तस्वीर है। इसी को इंग्लिश ग्रामर का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो अब यहाँ से इंग्लिश ग्रामर को जानने की परिभाषा जानने के बाद अब हम लोग इंग्लिश ग्रामर को कितने भागों में बांटा गया है, इंग्लिश ग्रामर कितने पार्ट्स हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि यहाँ से अब फिर से अच्छे तरोताजगी रूप से यहाँ पर ध्यान देंगे। आइए थोड़ा देखते हैं। तो देयर आर 5 फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी अंग्रेजी ग्रामर के निम्नलिखित 5 पार्ट्स हैं। ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार हिंदी में इनको बोला जाता है, एटिमोलॉजी शब्द विचार, सिंटैक्स वाक्य विचार, पंक्चुएशन चिन्ह विचार और प्रोसोडी छंद विचार। बच्चों ये 5 भाग क्या है, सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूं। यहां से यदि आप इस पर ध्यान दे देते हैं तो आपकी इन 5 भागों की जो परिभाषाएं होती है उसको समझने में आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई बिल्कुल भी नहीं होगी। तो बच्चों वर्ण विचार, जिसको हम वर्ण हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में लेटर्स कहा जाता है। तो बच्चों शुरू में हम लोग क्या सीखते हैं, ABCD इत्यादि सीखते हैं, तो उसको लेटर्स कहा जाता है। तो एक भाग जो होता है इंग्लिश ग्रामर का उसी लेटर्स के संदर्भ में विचार करता है, उसको ऑर्थोग्राफी कहते हैं। लेटर्स के बाद हम लोग क्या सीखने लगते हैं, लेटर्स के बाद हम लोग वर्ड सीखने लगते हैं, अक्षर के बाद शब्द सीखने लगते हैं। तो शब्द सीखने लगते हैं, जैसे पहले अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, हिंदी में ABCD, इंग्लिश में सीखते हैं। इसको सीखने के बाद हम छोटा छोटा वर्ड सीखने लगते हैं। अन मीन्स एक, MAN मैन मीन्स आदमी। तो लेटर्स के बाद हम लोग कहाँ पहुंचने लगते हैं, वर्ड्स पर या शब्द पर पहुंचने लगते हैं। और शब्द जब सीखते हैं तो शब्द के बाद कहाँ पर क्या सीखने लगते हैं, वाक्य सीखने लगते हैं। शब्दों के जो समूह होते हैं, सार्थक समूह होते हैं, व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। लेटर्स के व्यवस्थित समूह को वर्ड कहते हैं और वर्ड के व्यवस्थित समूह को सेंटेंस कहते हैं। तो वाक्य जैसे आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, ये सेंटेंस हो गए। इसके बाद इसमें हमें चिन्ह की आवश्यकता होती है। अब चिन्ह क्या होती है ये भी हम जानेंगे। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तो उसके पीछे इस तरह का प्रश्नवाचक चिन्ह दिया जाता है। चिन्ह जानने के बाद हम लोग छंद यानी कविता आदि को जानने लगते हैं। छंद में कविता, दोहा, शेरो शायरी जो हम लोग सीखते हैं, जानते हैं। रामायण, रामचरितमानस में आप देखते हैं दोहा इत्यादि का इस्तेमाल किया गया है, तो वह छंद विचार के तहत किया गया है। तो आइए अब बारी बारी से हम सबों की परिभाषा को जानने का प्रयास करते हैं। तो ऑर्थोग्राफी, ORTHOGRAPHY, ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार। यह क्या है, वर्ण विचार क्या है, इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट है। किसका पार्ट है, इंग्लिश ग्रामर का क्या है, एक पार्ट है। तो देखिए इसी रूप में हमने परिभाषित किया है, द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन व्हिच, यानी जिसमें, अंग्रेजी ग्रामर का वह भाग जिसमें हम सीखते हैं। वी लर्न मतलब हम सीखते हैं। हम क्या सीखते हैं, अबाउट द राइटिंग मतलब लेखन, प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण, जो बोल देते हैं उसको प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। यूजेज मतलब प्रयोग करना, काइंड्स मतलब प्रकार, ETC ऑफ लेटर्स यानी अक्षरों के प्रकार, प्रयोग, उच्चारण,
लेखन आदि के बारे में हम सीखते हैं अंग्रेजी ग्रामर के जिस भाग में, उसे क्या कहते हैं, ऑर्थोग्राफी कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर के, अब हिंदी में भी देख लीजिए, इंग्लिश ग्रामर के जिस भाग में हम लेटर्स के लेखन, किसके लेखन, लेटर्स के लेखन, उच्चारण, उच्चारण और बोलना। बचपन में अगर आप ABCD सीखते थे, ABCD लिखने के लिए सिखाया जाता है तो उसको लेखन कहेंगे। इसके बाद क्या सिखाया जाता है, बोलने के लिए। कई बार ई को डी बोल देते हैं, उसको बोलने के लिए सिखाया जाता है। फिर उसको वाक्य शब्दों में प्रयोग करने के लिए सिखाया जाता है। बेटा MANGO होता है। जब कभी गलती से MONGO बोल देते हो, ए की जगह ओ इस्तेमाल कर देते हो तो फिर समझो ना, तो उसका प्रयोग करने के लिए सिखाया जाता है। फिर आपको कहा जाता है इसके कई प्रकार हैं, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, ये जो प्रकार हैं ये सब हम इंग्लिश ग्रामर के जिस भाग में सीखते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑर्थोग्राफी कहते हैं। इन सबों के बारे में हम अंग्रेजी ग्रामर के जिस भाग में सीखते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑर्थोग्राफी। आइए देखते हैं इटीमोलॉजी। लेटर्स के बाद हम लोग क्या सीखते हैं, वर्ड्स सीखते हैं। इटीमोलॉजी यानी शब्द विचार। तो हिंदी में शब्द और अंग्रेजी में वर्ड कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है, और इंग्लिश में वर्ड कहा जाता है। तो आइए देखते हैं इटीमोलॉजी किसको कहा या किसे कहा जाता है। गर्मी लग रही है, चलिए बहुत अच्छी बात है, थोड़ा ध्यान दे देते हैं, पढ़ लेते हैं। द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच, फिर से देखिए कॉमन चीज यहाँ वी लर्न तक पांचों भाग में आपको अबाउट तक या अबाउट दी तक कॉमन आ जाता है। यहाँ पर यहाँ से कुछ चीज बदल करके आप याद करेंगे, सारी परिभाषा आपको कंप्लीट रूप से याद या स्मरण में या समझ में आ जाएगी। इसके बाद कहते हैं द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी लर्न अबाउट द राइटिंग, प्रोनाउंसिएशन, यूजेज, काइंड्स, मीनिंग मतलब अर्थ, ETC ऑफ वर्ड्स, यानी अंग्रेजी ग्रामर के जिस भाग में हम शब्दों के अर्थ या शब्दों के लेखन, उच्चारण, लिखने के लिए सीखते हैं ना, लेखन सीखते हैं ना जी। लिखने के लिए जैसे रा, म, र, आकार, म, राम सीखते हैं, आ, म, आम सीखते हैं, या MAN मेन सीखते हैं। इसके बाद उच्चारण मेन उसको बोला जाता है, ठीक है। MOON मून बोला जाता है, NOON नून बोला जाता है, तो उच्चारण करते हैं। यूजेज मतलब फिर कहीं पर प्रयोग भी करते हैं। जब कोई पूछ देते हैं सूर्य को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो SUN सन कहते हैं, उसको यूज वहां पर करते हैं हम लोग। काइंड्स मतलब फिर इनके प्रकार होते हैं, जो विविध प्रकार होते हैं वर्ड्स के। इसके बाद उसके अर्थ को जानते हैं, मीनिंग, उसके अर्थ के बारे में हम जानते हैं, उसको क्या कहेंगे हम। ये सारे चीज इंग्लिश ग्रामर के जिस पार्ट में हम सीखते हैं उसको क्या कहते हैं, इटीमोलॉजी कहते हैं। थोड़ा हिंदी में देख लेते हैं। इंग्लिश ग्रामर का वह भाग जिसमें हम वर्ड्स के लेखन, उच्चारण, प्रयोग, प्रकार, अर्थ आदि के बारे में सीखते हैं, उसे क्या कहते हैं, इटीमोलॉजी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इटीमोलॉजी, या इसके बारे में हम विचार करते हैं। चूंकि वहां पर विचार भी लिखा हुआ है तो हम इस पे विचार करते हैं। तो आइए इटीमोलॉजी के बाद हम सिंटैक्स देखते हैं। वर्ड्स के बाद हम लोग क्या देखेंगे, सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस और सिंटैक्स। आइए देखते हैं सिंटैक्स। अब वाक्य विचार। द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी लर्न अबाउट द राइटिंग, यूजेज, काइंड्स, सेंस, ETC ऑफ सेंटेंसेज इज कॉल्ड सिंटैक्स। अब यहाँ पर सेंस आता है, एक न्यू वर्ड्स का आगमन हुआ है। सेंस, सेंस मतलब बच्चों भाव होता है। तो शब्द में अर्थ नहीं होता है, प्राय भाव में भी अर्थ होता है। जैसे कई बार कहा जाता है, यदि आप किसी कम पढ़े लिखे व्यक्ति से कुछ पूछ देते हैं तो वह बोल देते हैं मैं पढ़ा लिखा हूं। तो आप नॉर्मल में अगर उसको बोलते हैं मैं पढ़ा लिखा हूं, इसका मतलब होता है आप पढ़े लिखे हैं। जैसे ही आप उसी को थोड़ा भाव परिवर्तित करके बोल देते हैं, उसी शब्द को दोहरा दीजिए आप, मैं पढ़ा लिखा हूं, इसका मतलब होता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो आइए सेंस को भी जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, जो हम वाक्य विचार या सिंटैक्स के अंतर्गत सीखते हैं। तो आइए हिंदी में इसको देख लेते हैं। इंग्लिश ग्रामर के जिस भाग में हम सेंटेंसेज के लेखन, प्रयोग,
प्रकार, भाव आदि के बारे में सीखते हैं उसे सिंटैक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? सिंटैक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। चलिए, सिंटैक्स के बाद हम लोग क्या सीखेंगे? वाक्य के बाद हम लोग सीखेंगे चिन्ह के प्रयोग को सीखेंगे। उसके बाद क्या सीखेंगे? चिन्ह के प्रयोग को सीखेंगे। जैसे अब चिन्ह क्या होता है, कहाँ पर चिन्ह लगता है? क्या गणित है? तो जोड़ का चिन्ह लगेगा, घटाव का चिन्ह लगेगा? नहीं भाषा। लेकिन इसके कुछ अलग चिन्ह आते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए कोमा है कि नहीं है? जी सर। यहाँ पर देखिए पूर्ण विराम है, जिसको इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं, यहाँ पर है। तो इसी चिन्ह सब के प्रयोग को भी सीखना होता है। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, आपने अक्सर देखा होगा, ऐसे करके एक बिंदु नीचे में डाला रहता है, उसको प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है। तो आइए देखते हैं प्रोनाउंसिएशन, सॉरी पंक्चुएशन, चिन्ह विचार। द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी लर्न अबाउट द यूज, काइंड्स, मीनिंग, इम्पोर्टेंस etc ऑफ मार्क्स और साइंस इज कॉल्ड पंक्चुएशन। यानी इंग्लिश ग्रामर के जिस भाग में हम चिन्ह का इंग्लिश मार्क्स होता है या साइन होता है, के प्रयोग, प्रकार, अर्थ, महत्व आदि के बारे में सीखते हैं, उसे पंक्चुएशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पंक्चुएशन कहते हैं। जैसे कई बार व्यक्तियों से आप कुछ जब पूछते हैं तो वह तीव्र भावना को व्यक्त करते हैं। जैसे हे राम, तो वहां पर एक बिंदु, एक रेखा दे करके और नीचे में एक बिंदु दे दिया जाता है। जैसे कई बार आप सीखते हैं, कई बार आप कहते हैं कि मैं चोर हूं। अगर किसी की कोई चीज खो जाती है और वो इल्जाम आप पर लगाया जाता है, तो आप कहते हैं मैं चोर हूं। अगर उसी को लिखना हो तो आपको मैं चोर हूं और उसके आगे में प्रश्नवाचक चिन्ह देना होगा, क्वेश्चन मार्क दे करके आपको तब आगे बढ़ना होगा। तब उसका मतलब ये होगा कि आप चोर नहीं हैं। चलिए, पंक्चुएशन के बाद हम लोग प्रोसोडी जान लेते हैं। तो प्रोसोडी छंद विचार। प्रोसोडी का हिंदी क्या होता है? छंद विचार। क्या होता है बच्चों प्रोसोडी का हिंदी? छंद विचार। छंद विचार। द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी लर्न अबाउट द यूजेज, काइंड्स, मीनिंग, सेंस, कंपोजिशन etc ऑफ वर्सिफिकेशन इज कॉल्ड प्रोसोडी। सेंस यानी भाव, भाव छंद विचार है, जिसमें कविताओं का पठन पाठन आप करते हैं। तो कविताओं को तो हम भाव से ही समझते हैं ना, जी सर। छंदों को हम भाव से ही समझते हैं ना, श्लोकों को हम भाव से ही समझते हैं ना। शब्द कुछ रहता है और भाव उनका कुछ रहता है। तो आइए देखते हैं सेंस, कंपोजिशन, यानी अब उसकी रचना कैसे होती है, इस रचना का भी ज्ञान दिया रहता है प्रोसोडी के अंतर्गत। तो आइए हिंदी में उसको देख लेते हैं। इंग्लिश ग्रामर के जिस भाग में हम छंद व्यवस्था के प्रयोग, प्रकार, अर्थ, भाव, रचना आदि के बारे में सीखते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रोसोडी कहते हैं। तो बच्चों, इस तरह अंग्रेजी ग्रामर की ये जो 5 भाग हैं वह क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। अब अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, इससे जस्ट अगला पार्ट लेकर के, जहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो ऑर्थोग्राफी है, ये शब्द कहाँ से निकला है, इटिमोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, सिंटैक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, जिस चैप्टर में हम लोग इंटर करेंगे, उस सभी चैप्टर के सभी डीपली नॉलेज के साथ फिर से मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो।